डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बड़े शहरों और महानगरों में सरकारी भूमि, वन क्षेत्र, पार्कों वगैरह के लिए निर्धारित भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा कर भवन खड़े कर लेना पुरानी समस्या है। इस तरह के कब्जों को हटाने के लिए सरकारों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बार बार अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे में गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास फैले विशाल वन क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए निर्माण हटाने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एक सबक हो सकता है। अरावली पहाड़ियों पर फैले इस वन क्षेत्र में हजारों घर बना लिए गए थे। स्वाभाविक ही इससे उस वन क्षेत्र का अस्तित्व संकट में पड़ गया। अदालत ने फरीदाबाद नगर निगम को वे कब्जे हटाने का आदेश दिया था। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण गिराए भी गए, मगर कुछ स्वयंसेवी संगठन मांग कर रहे थे कि उजाड़े जा रहे लोगों का पुनर्वास किया जाए, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया। अदालत ने पाया है कि उस इलाके में ज़्यादातर लोग किराए पर रह रहे थे और आदेश के बाद वे वह ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए हैं। बहुत सारे लोगों के आश्रय का बंदोबस्त भी किया गया है। इस तरह के अवैध कब्जों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। छिपी बात नहीं है कि सरकारी जमीन पर इस तरह कब्जा दिलाने में कुछ राजनीतिक लोगों की सह होती है। कुछ भूमाफिया फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर लोगों को जमीन बेच देते हैं। वहां बसने वालों को भरोसा दिलाया जाता है कि जहां बड़ी संख्या में लोग घर बनाकर रहने लगते हैं, उन्हें सरकारें नहीं हटाती। बरसों से ऐसा ही देखा जाता रहा है। दिल्ली के अनेक इलाकों में जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की या पार्कों के लिए चिन्हित भूमि है, उन पर कब्जा कर बस्तियां बसा ली गईं और अब वे पक्की कॉलोनियों में तब्दील हो गई हैं। दिल्ली में हर राजनीतिक दल कच्ची और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का आश्वासन देकर अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास करता देखा जाता रहा है। यह भी उजागर है कि झुग्गी बस्तियों तक में कई छुटभइये राजनेता फर्जी नाम से जमीन कब्जा किए होते हैं। अगर कभी झुग्गी बस्तियों को हटाने का अभियान चलता है तो उसके बदले उन लोगों को भवन या भूखंड दिलाया जाता है। वैसा ही भरोसा शायद अरावली पर घर बनाकर रह रहे हजारों लोगों को भी रहा होगा। उजाड़े जा रहे लोगों के पक्ष में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का दावा है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी थी। जिन लोगों ने उन्हें जमीन बेची, अब उनका कोई पता ठिकाना नहीं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से उस इलाके में बिजली पानी का भी बंदोबस्त हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भूमाफिया के मंसूबे पर तो पानी फिर गया है, पर जिन लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी और घर बनवाया था, उन्हें भारी चोट पहुंची है। किसी भी सरकारी जमीन या
वन क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को उचित नहीं ठहराया जा सकता, मगर ऐसे लोगों पर नकेल कसना भी जरूरी है जो ऐसे कब्जे दिलाकर गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प जाते हैं। वे रसूखदार लोग होते हैं और अक्सर कानून की नज़र से बच जाते हैं। इस मामले में जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक अवैध कब्जे की प्रवृत्ति पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। हमारे शास्त्रीय संगीत में दिन के हर के लिए अलग अलग स्वर संयोजन का विधान है। विविध संयोजन से उपजे विशिष्ट राग विभिन्न मनोस्थितियों को प्रतिध्वनित करते हैं और आंदोलित भी भोर की शांत वेला में भैरव का गंभीर सौम्य निनाद आध्यात्मिकता का दर्शन कराता है। तो वेदना में डूबी हुई शिवरंजनी आधी रात को उदासी की चादर में लपेट लेती है। विविध स्वरों के ताने और ऋतु चक्र द्वारा जगाए गए भावों की बाने की बुनाई से उपजा संगीत जब अविभाजिताये दायरे को तोड़कर खेत खलियानों गली चौबारों में बिखरा हुआ मिलता है तो लोक संगीत कहलाता है। धान के खेत में घुटने भर पानी में कमर झुकाकर रोपनी करती हुई महिलाओं की समवेत स्वर में गाए गीत जिस तरह उनके हाड़ तोड़ परिश्रम से लथपथ स्वरों की मिठास से भरे होते हैं, उसी तरह शास्त्रीय संगीत जीवन के हर पहलू को उजागर करने लगता है तो लोक संगीत बन जाता है। शास्त्रीय नियमों और व्याकरण के बंधन तोड़कर वह उस उन्मुक्त निर्झर की तरह बहता है जिसमें डुबकी लगाने वाला अपनी मनोभावना के अनुकूल दिशा में बहने के लिए स्वतंत्र होता है। सलन पूर्वी अंग के चैता को ही लें। आमतौर पर चैत वैशाख की तपन में सुलगती विरहिन की उदासी ही जिस चैता के शब्दों में प्रतिध्वनित होती है वही चैता अयोध्या नगरी में राम के जन्म पर सोल्लास खुशियां भी मनाता है। परस्पर विरोधी मनोस्थितियों का निरूपण करने की स्वतंत्रता उसे लोक संगीत की श्रेणी में आने से मिलती है। लोक संगीत जीवन के हर पहलू से प्राण तत्व पाता है, हर मनोस्थिति का चित्र खींचता है। ऐसे ही वैविध्य की छटा दिखाई पड़ती है। वर्षा की फुहारों में भीगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उस लोक संगीत में जिससे अर्धशास्त्रीय पूर्वी अंग की गायिका के तार जुड़े हुए हैं, ठुमरी, दादरा, चैता आदि से समृद्ध पूर्वी या बनारसी अंग की गायकी सावन की रिमझिम फुहारें पड़ते ही सावन झूला और कजरी के रंगों में रंग जाती है। इन रंगों को भरने वालों में प्रमुख थे महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, सविता देवी आदि। उन्होंने जिस परंपरा को समृद्ध बनाया वह बनारस को बड़ी मोती बाई, छोटी मोती बाई और विद्याधरी से मिली थी। छन्नूलाल मिश्र, गणेश प्रसाद मिश्र और भोलेनाथ मिश्र के बनारसी सुरों में गणपतिराव ग्वालियर वाले ने भी सुर मिलाया था। समाप्त।